स्वागत है आपके YouTube चैनल कॉमर्स की गुरु में और आपकी जो टीम कॉमर्स की गुरु की उन सभी लोगों के साथ में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में, जहाँ पे मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। आपको YouTube पे उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर पे देख रहे हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आपको टीचमेंट पे क्लासेस ज्वाइन करनी है और आपको भी अलग अलग क्लासेस का मिल जाएगा। आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है? प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स होने वाला है। ठीक है, कुछ और बातें मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर BHU का जो एग्जाम है क्या वो CU सेट के थ्रू होगा? तो CU सेट के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, CU सेट के थ्रू नहीं होगा। ये क्लियर न्यूज आ चुकी है। ये क्लियर न्यूज आ चुकी है। BHU ने ऐसा डायरेक्ट बोला नहीं है, लेकिन हाँ बाकी जो उसके और आपके जो क्या बोलते हैं कि जो और इशारे हैं वो यही बता रहे कि CU सेट का पेपर आपका नहीं होने वाला है। और दूसरी बात कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो जुलाई एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। जुलाई एंड से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक तक में आ जाएगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि एग्जाम चांसेस है बच्चों वो आपका सितंबर तक मुझे लग रहा है कि होगा। अगस्त एंड या सितंबर, मुझे लग रहा है कि आपको सितंबर का टाइम देगा। उतना एटलीस्ट उतना टाइम तो आपको दिया जाएगा, क्योंकि अगस्त में फॉर्म आता है और तुरंत अगस्त में ही एग्जाम हो जाए तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर तक आप लोगों को एग्जाम देने को मिलेगा। क्लियर? जितने भी बच्चों के डाउट थे कि सर पेपर कब होगा, फॉर्म कब आएंगी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, आइए मैं अपने बारे में कुछ बता दूं तो मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता। मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने JRF भी रखा हुआ है। मेरा MCOM और BCom दोनों कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैं रैंक होल्डर हूँ BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम में। मेरा 7th रैंक जनरल में आया था, मैं आई रैंक मेरी OBC। क्लियर? चलिए एक बार प्लीज सारे बच्चे एक बार बोल दो कि यार आप लोग अवेलेबल हो। एक बार सारे बच्चे यस सर बोले, पता चल जाए कि हाँ आप लोग अवेलेबल हो क्लास में। चलिए बहुत ही बढ़िया। ओके बहुत ही बढ़िया। दो ही बच्चों की आवाज आई है मुझे। यस सर। ऐसे तो ढेर सारे बच्चे थे। चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. और जो नए बच्चे थे अनुष्का एंड अनुष्का राय, अवंतिका, Yes, आप लोग हो अवेलेबल? ओके yes, बहुत sir. बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करेंगे। प्रोविजन और रिजर्व को समझने से पहले कुछ एक छोटा सा पॉइंट समझेंगे। ऑल्दो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके बारे में मतलब कि छोटी सी स्टोरी है, इसके बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है। बस फटाफट से देखेंगे ताकि हम लोगों को जो टॉपिक है वो वापस से एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर? आ जाइए। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था बहुत पहले, आपको याद होगा। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें याद आ जाएंगी। क्लियर? सपोज कर लीजिए एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ये बिजनेसमैन क्या कर रहा है? ये बिजनेसमैन एक शॉप को रेंट पे लेता है। एक शॉप को क्या करता है बच्चों? रेंट पे लेता है। और इसका रेंट है सपोज कर लीजिए 1,000 रुपीज। ठीक है, 10K है। 1 मंथ का रेंट आपका 10K हो गया। अब ये क्रेडिट परचेज करके लेके आता है कुछ। क्रेडिट परचेज करके लेके आया। क्रेडिट परचेज बच्चों कितने का किया? मैं बोल देता हूँ 200 लाख, 200,000 का, यानी कि 2 लाख रुपीस का इसने क्रेडिट परचेज किया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब इसने एक एम्प्लॉय भी रखा हुआ है। इसके यहाँ पे एक एम्प्लॉय भी है जो कि ऐसा दुकान चलाता रहता है, जिसको क्या आप देखे होंगे कि छोटू और कुछ ऐसा करके होते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट परचेज करके अपने शॉप में इन्होंने गुड्स भी भर दिया है बढ़िया से, अच्छे से यहाँ पे गुड्स सजा दिया है, बहुत बढ़िया। एक एम्प्लॉय भी रखा हुआ है जिस एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो आपका बच्चों 15,000 रुपीज है। 15,000 रुपीज है। ठीक, और बाकी जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कन्वीनियंस हो गया, दुनिया भर का जो खर्चा है, अदर एक्सपेंस एक महीने का कितना है? अदर एक्सपेंस जो है वो एक महीने का आपका कितना हो गया? 25,000 रुपीज। 25,000 रुपीज इतना पूरा टोटल इनका खर्चा हो गया। क्लियर है? मेरी बात सबको समझ में आई? इतना एग्जांपल, इतना सिनेरियो सब है। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि हम कौन से वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? अगर कुछ पिछला वाला याद आ रहा है किसी को तो। किस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, किसी को याद आ रहा है इस एग्जाम्पल से? नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं।
एनी गेस, एनीवन? सर BRS? नहीं 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 नहीं, बीआरएस नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं है। आइए ध्यान देंगे सारे बच्चे, याद आ जाएगा, ठीक है, आ जाइए। तो अभी तक हमने क्या देखा सर, एक ओनर है, एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, एक शॉप को रेंट पे लिया। सबने बहुत बढ़िया गैस किया था, एक बच्चे ने तो मतलब इवन बोल भी दिया था कि हाँ सर यही टॉपिक है, लेकिन वो एग्जैक्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। एक बिजनेस, एक शॉप तो उन्होंने रेंट लिया, और रेंट पे आपका 10,000 रुपीज है। कुछ गुड्स खरीदा, क्रेडिट परचेज, इसने अपने पॉकेट से लगाया नहीं है, याद रखिएगा, 1 रुपया भी अपने पॉकेट से इन्होंने खर्च नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने क्रेडिट परचेज किया 200,000 का, यानी कि 2 लाख रुपीज का। एम्प्लॉय रखा जिसका सैलरी है 1 महीने का 15,000 रुपया, और अदर एक्सपेंसेस है जिसको कि हम टोटल बोल रहे हैं आपका 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। अब देखिए कहानी में क्या होता है, ट्विस्ट होता है। अब इस महीने पूरा बल भर हमने काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया, बहुत ही मेहनत से हमने काम किया, और सेल कितना हुआ, जो रुपीज 4 लाख का। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ये जो एग्जाम्पल है वो सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब होता क्या है कि 1 महीना बीता, और 1 महीने में हमें 4 लाख रुपीस की सेल्स हुई। अब 4 लाख का सेल्स हुआ, इसका मतलब सर बिजनेस में ये 4 लाख रुपीस कैश पड़ा हुआ है। बिजनेस में क्या है बच्चों, ये 4 लाख रुपीस का कैश पड़ा हुआ है। क्लियर? अब ओनर क्या करता है, ये जो फर्स्ट वाला मंथ था ये कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये बिजनेस में आता है, और ये 4 लाख उठा के जा रहा था, ये 4 लाख उठा के वो जा रहा था। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या ये 4 लाख लेके जा सकता है अपने घर पे? नो सर। नो सर। नो सर। अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग, कैसे क्यों बोल रहे हो बताओ? उसी का बिजनेस है, उसी ने रेंट पे भी लिया है, उसी ने एम्प्लॉय को रखा है, उसी ने परचेज भी किया, उसी ने बाकी खर्चे भी किए, तो ये 4 लाख आप उसको ले जाने दीजिए ना, उसको क्या दिक्कत है आपको? कौन बताएगा कि 4 लाख? सैलरी देना है सर एम्प्लॉय की भी, और एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने एकदम सही बोला, सारे एक्सपेंसेस देखने हैं। अरे मंदर, हाँ सही बोला आपने, श्रेष्ठ। देखिए बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने बताया, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि सर 4 लाख वो एग्जैक्टली पूरा नहीं लेके जा सकता, ठीक है, ये पूरा 4 लाख एक साथ वो नहीं लेके जा सकता, इसको कितना ले जाना पड़ेगा? अच्छा आपको क्या लग रहा है कितना ले जाना चाहिए? अच्छा उसके पहले आप मेरे को ये बताइए कि टोटल एक्सपेंसेस इसके कितने आ रहे हैं, एक बार जरा एक्सपेंस को ऐड करके बताइए, तो कितना आ रहा है एक्सपेंस? कितने आ रहे हैं? 2,50,000। कौन 40,000? एग्जैक्टली 250 हो जाएगा, है ना? 50-50 ये रेंट है 10,000 का, और ये हो गया 15,000 का, 25 ये हो गया, और 25 ये 50, एंड 2 लाख ये। तो टोटल एक्सपेंस मैं बोल सकता हूँ 2,50,000 रुपीज का है टोटल एक्सपेंस आपका, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब सर ये 2,50,000 को एक बार इस बंदे ने क्लियर कर दिया, एक बार इसने ये पूरा का पूरा कर दिया, अब देखिए कितना बचा? 1,50,000। एकदम सही बोला आपने सर, 1,50,000 बचा। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये 1,50,000 लेके जा रहा है, तो अब आपको कोई दिक्कत होगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर, सबने बोला एकदम सही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल भी दिख रहा है क्या? कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल भी दिख रहा है। लास्ट टाइम डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने मैचिंग प्रिंसिपल को बहुत बढ़िया से रिवाइज किया था, यस सर। ठीक है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, भाई आपने जितना भी रेवेन्यू कमाया है, जितना भी रेवेन्यू कमाया है, आपको उस रेवेन्यू के सामने, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला फिर से सुनिए। आपने जितना भी कमाया है, आपने जितना भी इनकम कमाया है, आपको क्या करना है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपके जितने भी एक्सपेंस लगे उसको आपको आमने सामने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आमने सामने, एक्सपेंसेस को और इनकम को, ये 4 लाख को कमाने के लिए जितना में लगा उसको लाके हमने यहाँ पे इसके सामने खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे इसके सामने लाके खड़ा करने से क्या हो रहा है कि मेरे को कंक्लूजन समझ में आएगा कि मेरे को एक्चुअली प्रॉफिट
होता है या लॉस होता है बिजनेस से। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि सर 1,50,000 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग भी हमें दिख गया और हमें ये पता चल गया कि सर ये 150 लेके जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 4 लाख लेके जाएगा तो हम पकड़ के उसको पीट भी सकते हैं। हम कौन है? हम भाई परचेज वाले हैं, हम बाकी एक्सपेंसेस वाले हैं, हम लैंडलॉर्ड है जिसने शॉप दिया है। तो ये लोग चाहे तो इसको पकड़ के पीट भी सकते हैं कि पहले तुम मेरा पैसा दो फिर लेके जाना। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आइए, अब हम लोग कुछ और भी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि ये 1,50,000 लेके जा रहा था, ये 1,50,000 लेके जा रहा था, तो अब रास्ते में इसको बैंक दिख जाता है। बैंक में क्या लिखा होता है? बैंक क्या लिखता है कि अपना फ्यूचर आप सिक्योर करिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। तो ये बहुत ही डरने वाला बच्चा था। ये क्या किया, इसने क्या किया, बोला कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि ऐसा फ्यूचर में कोरोना का थर्ड वेव वापस से आ सकता है, मेरा बिजनेस वापस से नीचे जा सकता है। तो ऐसा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो ना, इसलिए हम आज पैसा का सेविंग करते हैं। तो इसने बैंक में एफडी बनवाया, या बोल सकते हो कि कुछ भी सेविंग ऐसा ओपन कर लिया। तो इसने बैंक में सेव कर दिया, जैसे भी फॉर्मेट में, वो मैटर नहीं करता है। इसने बैंक में सेव कर दिया अपना 1 लाख रुपीस, अपना 1 लाख रुपीस इसने बैंक में सेव कर दिया। अब बताइए इसके हाथ में कितना बचा? अब इसके हाथ में कितना बचा? 50,000. क्लियर है सबको? 50,000. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। एक बेसिक क्वेश्चन और है, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन आप सारे देंगे। अब सर ये जो बैंक में 1 लाख सेव कर रहा है, अच्छा ये तो क्लियर है ना कि ये पैसा आपको देना ही देना है। ये 250 में आप 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते हो। आप 250 में, ये जो 250 का आपने पेमेंट की है, आउट ऑफ दिस 4 रुपया भी कम नहीं कर सकते हो। ऐसा है क्या कि 2,02,000 से काम चला लें? ऐसा हो सकता है No, क्या? sir. No, sir. No, sir. नो सर, पॉसिबल ही नहीं। आपको एक एक रुपया भी देना एक एक रुपया देकर 250 देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि क्या आप ये 1 लाख को कम कर सकते थे या बढ़ा सकते थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? क्लियर है सबको? Yes, क्लियर sir. कि सर ये 1 लाख है, मैं चाहूं, मुझे लग रहा है कि नहीं फ्यूचर और डार्क है, तो मैं अपना ये अमाउंट बढ़ा सकता हूं। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर डार्क है तो ये अमाउंट बढ़ा सकते हो। फ्यूचर डार्क का मतलब अगर आपको फ्यूचर में खतरे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा दिख रही है, तो ये अमाउंट आप बढ़ा सकते हो। क्लियर? लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप ये वाला भी अमाउंट बढ़ा दोगे, ये आप ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। अच्छा एक बात और, सपोज कर लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो 75,000 होता, आपका जो प्रॉफिट है वो 75,000 होता, तो क्या ये सेविंग वाली अमाउंट 1 लाख हो पाती? No, sir. No, sir. No, नो sir. सर, सर 75,000 से कम ही होते, जितनी भी होती वो 75,000 से कम ही होती। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपका सेविंग है ये आपका किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? प्रॉफिट पे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं इसको सेविंग बोल दूं या रिजर्व बोल दूं? दोनों में कोई दिक्कत आपको? सेविंग बोल दूं या रिजर्व बोल दूं? No, sir. ठीक है, अभी हम दोनों का मीनिंग देखने वाले हैं, रिजर्व और ये प्रोविजन, दोनों का मतलब समझेंगे। तो पहले यहां तक सारी बातें समझ में आ गई कि आपका जो सेविंग होता है, जो रिजर्व होता है, वो प्योरली किस पे डिपेंड होता है? सर प्रॉफिट पे। अगर सर प्रॉफिट ज्यादा है तो आपकी सेविंग क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा है, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा है तो रिजर्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चों। अगर आपका प्रॉफिट कम है तो आपका रिजर्व भी क्या होगा? कम होगा। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो आपका रिजर्व क्या होगा? कितना होना चाहिए? ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। अरे होगा ही नहीं। नहीं होगा।
है ना? एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? आपका या तो लॉस हो जाए या तो आपको प्रॉफिट जीरो हो जाए, तो आपका रिजर्व होगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको यहाँ पे पैसा 1 रुपया भी नहीं बचा, यहाँ पे अगर आपको 0 रुपया बच रहा है, अगर आपको यहाँ पे 0 बच रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। या इवन हो सकता है कि ये माइनस में चला जाए, इवन हो सकता है कि ये माइनस में चला जाए। सर माइनस मतलब पुराना वाला सेविंग आप यूज कर लीजिए, पुराना वाला सेविंग आप यूज कर दीजिए। याद आ रहा है आपको वो कॉन्सेप्ट अपना इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपने सेविंग sir. फंक्शन पढ़ा होगा? ठीक है, जहां पे इनकम आपकी कम होती है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए आपका माइनस में चला जाता है। जहां पे आप इनकम 0 होती है या इनकम कम होती है तो आपको एटलीस्ट ऑटोनोमस कंजम्पशन तो करना होता है, तो उसके लिए आपका सेविंग माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें बिजनेस से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि वो बिजनेसमैन कहीं से खाएगा नहीं, वो खाएगा। वो हो सकता है कि पुराने सेविंग को यूज कर ले। भाई इसीलिए तो बनाया था, ऐसे ही दिन के लिए तो बनाया था कि फ्यूचर डार्क हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पुरानी सेविंग को यूज कर ले। सबको समझ में आया क्या? ये बातें जो मैंने बताई अभी सबको समझ में आया? क्लियर? यस सर। चल, तो मैं इसको सर। थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ, फिर अगले पॉइंट पे चलता हूँ। मैंने ये बोला कि आपका जो रिजर्व है या जो सेविंग है वो प्योरली किस पे डिपेंड है बच्चों? प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आपका सेविंग या रिजर्व भी ज्यादा होगा, अगर प्रॉफिट कम है तो सर सेविंग या रिजर्व भी आपका कम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि आपका अगर प्रॉफिट 150 है तो रिजर्व 1 लाख, अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 75,000 हो गया तो रिजर्व भी हमने घटा दिया, बोला कि 75 से कम ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने देखा कि हमारे को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 0 है प्रॉफिट, तो उस केस में मेरा सेविंग भी कुछ नहीं होगा। इवन हो सकता है कि सर वो निगेटिव में हो जाए, इवन हो सकता है कि वो आपका नेगेटिव में चला जाए, मतलब कि आप अपना पास्ट वाला सेविंग यूज कर लीजिए। यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस यस ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर मेरी प्रॉफिट ज्यादा होती है, कम होती है, नहीं होती है, लॉस होता है, तो उसका इंपैक्ट रिजर्व या सेविंग पे क्या पड़ेगा, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि सपोज कर लीजिए आपका जो सेल है वो सेल 4 लाख का हुआ ही नहीं, वो सेल हुआ है आपका 1,50,000 रुपीज का। सपोज कर लीजिए आपने का जो सेल हुआ है, टोटल आइटम आपका 1,50,000 रुपीज का बिका, टोटल आइटम आपका 1,000 का ही बिका। ड्यू टू कोरोना एंड समथिंग अदर रीजन जो भी हो सकते हैं, तो उन रीजंस की वजह से आपका सिर्फ 1,000 का ही सेल हुआ। तो अब आप बताइए कि क्या ये अमाउंट कम हो सकता है क्या? ये 250 कम हो सकता है क्या? जैसे रिजर्व कम से सेविंग कम, सर। बात समझ में आए? तो सर ये कम नहीं हो सकता, ये तो उतना ही रहेगा। आपका सेल भले ही बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, इवन आपका सेल नहीं भी होता है तो भी आपको ये 250 का पेमेंट बच्चों करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात सबको समझ में आई? यस सर। इसीलिए इन 2 साल के लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस बच्चों बंद हो गए, क्योंकि ये अपना ये वाला खर्चा नहीं पे कर पा रहे थे। भाई अगर आपने बिजनेस से नहीं कमाया, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला जो एग्जांपल है 1,50,000 ही सेल हुआ। अब बताइए कि ओनर को घर से कितना लेके आना होगा? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आना होगा। क्लियर? ये 1 लाख लेके आना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज ले इसको 1 लेके आना पड़ेगा। अच्छा, जब जब जरूरत पड़ेगी और जितनी जितनी जरूरत पड़ेगी उतना उतना पैसा घर से लेके आना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जब तक आपकी लायबिलिटी सेटल नहीं हो जाती तब तक आपको अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। इवन आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाए तो क्या हुआ, वो हम नहीं देखेंगे, आपको ये 2.5 लाख का पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इस 2.5 लाख के खर्चे को भी कम किया अपना इस लॉकडाउन के पीरियड में। इवन बहुत लोग ने इस 2.5 लाख वाला पेमेंट नहीं कर पाने के चक्कर में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। बात समझ में आ रही है सबको क्या? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इन सारे पॉइंट्स से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि देखो 2 चीजें होती है दुनिया में बच्चों, 2 चीजें होती है। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है,
एक क्या होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मैं अगर बोलूं ये जो 2.5 लाख था, ये इन दोनों में से क्या है, जो 2,50,000 का पेमेंट था हमारा, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट? क्लियर सर, ये जो 250 है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब जितने भी आपके खर्चे होते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, वो क्या हो जाते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोल सकते हैं जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर सर, प्रॉफिट के ऊपर Yes, sir. चार्ज लगा हुआ है, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज लगा है Yes, कि sir. ओनर प्रॉफिट का ये पैसा लेके नहीं जा सकता जब तक कि वो पूरे के पूरे चार्जेस को क्लियर ना कर दे, जब तक कि वो सारे चार्जेस को क्लियर ना कर दे। यानी कि 250 वाला जो चार्ज लगाया हुआ है उसके ऊपर, वो जब तक क्लियर नहीं कर सकता तब तक अभी बिजनेस में से बाहर नहीं लेके जा सकता, जैसा कि आप लोगों ने बताया था। अब जैसे ही वो चार्जेस को क्लियर कर देगा, वो पैसा आराम से ले सकता है, कोई भी उसको रोकेगा नहीं। बात समझ में आया? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं बच्चों वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। और ये जो आपने रिजर्व बनाया, ये जो आपने सेविंग की, ये आपका क्या है, ये आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना आप उसमें से एप्रोप्रिएट करिए। एप्रोप्रिएट मतलब कि बांटना। अब जैसे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो था मेरा 1,50,000 का, उसका 2 हिस्सा हुआ। एक तो हमने ओनर को बांट दिया, एक तो सेव कर दिया। ठीक है, हमारे पहले वाले एग्जांपल में ओनर कितना लेके गया था, ओनर अपने पास में है ना, बहुत बढ़िया, 50,000 लेके गया और बैंक में कितना डिपॉजिट किया, वो 1 लाख। 1 lakh. ठीक है, तो बच्चों ये था आपके प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ, आपको जो भी प्रॉफिट हुआ, आपने उसको 2 पार्ट में एप्रोप्रिएट कर दिया, बांट दिया। एक तो ओनर खुद लेके चला गया घर पे, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन, या फिर बोल सकते हो कि रिजर्व, जिसको कि बोल सकते हो क्या, उसका रिजर्व बना दिया। क्लियर है क्या सबको? क्लियर? Yes, ठीक है, sir. तो बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि आपका जो रिजर्व होता है वो आपका होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और जितने भी प्रोविजंस होते हैं बच्चों, आपके जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। प्रोविजंस जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला अभी? Yes, sir. क्लियर? ये दिमाग से जाएगा अभी, दिमाग से खत्म होगा, ये दिमाग से नहीं No, खत्म sir. करिएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सर प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया कि प्रॉफिट के ऊपर चार्ज लगाया हुआ है, बिना आप इसको क्लियर किए अपने घर जा सकते हैं। अपने घर पे मतलब ओनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं आपस में बिना चार्जेस को क्लियर किए हुए। एक बार चार्ज क्लियर हो गया तो आप उस प्रॉफिट का कुछ भी करिए, मेरे को मतलब नहीं है। आप पूरा का पूरा 1.5 लाख घर लेके जाइए, मैं नहीं बोलूंगा। आप उस 1.5 लाख में से 1 लाख सेविंग करिए, 50,000 घर लेके जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब आपने जहां पे एक बार चार्जेस क्लियर कर दिया, आप उस प्रॉफिट का कुछ भी करिए, मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ। और जो भी कुछ करेंगे वो बच्चे क्या हो जाएगा, वो आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चे? सारे बच्चों को क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ Yes, तक sir. सारी बातें क्लियर हो गई। अब मैं कुछ और बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जितने भी चार्ज वाले आइटम होते हैं बच्चों, वो कौन से अकाउंट में जाते हैं, कौन बताएगा? Profit loss account. So profit and loss account. चलिए बहुत ही बढ़िया सर, जितने भी चार्ज वाले आइटम होते हैं वो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। जैसे कि आपको क्लास 11th जहां पे आपने बहुत सारा संघर्ष किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के ऊपर, याद आ रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल Yes, डेप्ट sir. जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में Yes. दिखता था। ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया था आपने। क्लियर? तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इवन प्रोविजंस भी, वो सब आपके जितने भी आइटम है चार्ज वाले, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और बच्चों जो आपका ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, ये कहाँ पे जाएगा, कौन बताएगा? PL appropriation Profit account. and loss appropriation. एकदम सही बोला आपने,
सारे बच्चे ने एकदम सही बताया कि सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अगर आपको याद होगा क्लास 12th अपना, जिसमें आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, पहला ही चैप्टर था, उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ था। वहां पे आपका जो भी प्रॉफिट हुआ करता था उसको हम लोग अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कुछ तो ओनर्स को दे देते थे कि ले जाओ घर ऐश करो, कुछ रिजर्व बनाते थे। आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान दो तो पीएल एप्रोप्रिएशन में एक रिजर्व करके भी आइटम होता था। उसका ऑल्दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते थे, तो हो सकता है कि आपको याद ना हो, या हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बोले Yes, कि sir. ऐसा है कि रिजर्व होता ही नहीं है। लेकिन था। अगर आप फॉर्मेट देखा, होता था वहां पे, एकदम सही बोला आपने सर, होता था वहां पे, है ना, जनरल वहां पे रिजर्व। होता था रिजर्व, जनरल रिजर्व करके ऐसा करके एक पॉइंट होता था। क्लियर है, सबको Debit समझ side. में आया क्या? डेबिट साइड में होता था, एग्जैक्टली सही बोला आपने एकदम। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर? यस सर। यस ठीक है, तो मैं यहाँ पे Yes, sir. इस पेज को कंक्लूड करके नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। मैंने ये अभी आपके रिजर्व होते हैं कि जो है ना बच्चों, वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, और जो प्रोविजंस होते हैं वो आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएट, प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएट भी नहीं होगा। मतलब जो रिजर्व है वो आपका प्योरली डिपेंड करेगा प्रॉफिट पे। प्रॉफिट ज्यादा तो रिजर्व ज्यादा, प्रॉफिट कम तो रिजर्व कम। प्रॉफिट नील है या लॉस है तो आपका रिजर्व हो सकता है बच्चों माइनस में हो जाए, यानी कि पुराना वाला रिजर्व आपने यूज कर लिया। ठीक है, और जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो बच्चों कहाँ पे जाते हैं? वो आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। बात कर लेंगे अगर हम प्रोविजंस की, तो प्रोविजन आपका क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जैसे का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब अगर आपको इनकम कम हुआ है लेकिन सारे एक्सपेंसेस करना है, उसी तरीके से प्रोविजन के लिए भी आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। भले आपका जो भी आपका इनकम प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे बाकी सारे चार्जेस होते हैं उसी तरीके से प्रोविजन का भी आपको पैसा इकट्ठा करना होता है। क्लियर? उसके बाद आपका क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपके जितने सारे एक्सपेंस होते हैं, जितने वाले चार्ज वाले आइटम होते हैं, वो सब जाते हैं। तो प्रोविजन भी आपको वहां पे चुपके से दिख जाएगा डेबिट साइड में। क्लियर? अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रोविजन क्रिएट करना कौन से वाले प्रिंसिपल को फॉलो करना है? प्रोविजन कौन से वाले प्रिंसिपल को फॉलो करना है? कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो? कंजर्वेटिव। एकदम सही बोला, जिसको हम प्यार से प्रूडेंस भी बोलते हैं ना, प्रूडेंस भी बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म अप्रोच भी आप बोल सकते हो। वो कंजर्वेटिज्म वाला जो प्रिंसिपल था वो, ठीक है, प्रूडेंस भी बोलते हैं और कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। सबको क्लियर हो गया क्या? सबको क्लियर? यस सर। सारे बच्चे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत ही बढ़िया, आगे चले हम लोग। सबको क्लियर है ना? यस सर। को भी कोई भी डाउट आएगा तो Yes, बताएंगे, sir. किसी को भी कोई भी डाउट आएगा तो बताएंगे। आइए, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि प्रोविजन क्या होता है बच्चों? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से जितने भी प्रोसेस कर दो तो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। सबको क्लियर? ये बातें सबको क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिजर्व, रिजर्व का मतलब, रिजर्व क्या होता है बच्चों? एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिख रहा है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इनटू द 3 अकाउंट्स। अब ये जो है ये तीन अकाउंट्स में जा सकते हैं। यही जो नेट प्रॉफिट आया वो यही है, यहाँ पे जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आई वो यही है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग अकाउंट में जो अलग अलग टाइप के आपके आप पैसा डाल सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट आउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहीं से करते हो। ठीक है, बेसिकली ये नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन ये भी गलती से यहाँ पे दे दिया है। गलती से नहीं, मैं बताऊंगा अभी क्यों दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं भी इसको बताऊंगा अभी यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी सब में क्लियर है। यहाँ के साथ तो सारी बात सबको क्लियर है क्या? इतना सबको क्लियर? ठीक है, Yes. चलिए सर, आपने प्रोविजन का नेचर बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, कैसे बनता है ये बता दिया, रिजर्व क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आपने बता दिया। लेकिन इन दोनों का मीनिंग तो आपने बताया ही नहीं कि कब रिजर्व बनाते हैं, कब आपका प्रोविजन बनाते हैं। ये सब चीजें तो आपने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं।
ठीक है, आइए देखिए बच्चों कि अगर आप अपना बैलेंस शीट देखो, बहुत एकदम जनरल सा माइंडसेट लेके चलना, बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, अगर करूंगा भी तो धीरे धीरे वहां पे आपको लेके आऊंगा ताकि वो सारी बातें आपको एकदम अच्छे से समझ आए। ठीक है, अगर आप अपना बैलेंस शीट देखो, ठीक है, सारे बच्चों ने बैलेंस शीट देखा होगा। बैलेंस शीट का साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, Liabilities. Liabilities. क्लियर है सबको, क्लियर, लायबिलिटीज होता है। ठीक है, लायबिलिटीज में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक तो लायबिलिटी मिलेगी मिलेगी, क्लियर, उसके बाद आपको प्रोविजन भी मिलेगा देखने को, उल जाएगा देखने को। ठीक है, कैपिटल को मैं इसी का पार्ट बोल रहा हूँ, कैपिटल को मैं इसी का पार्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखो तो यहाँ पे सारी चीजें इन यही तीन चीजें मिलेंगी आपको, यही तीन चीजें आपको मिलेंगी। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? चलिए Yes, बहुत Yes, sir. sir. को कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं, कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहली बात तो लायबिलिटी क्या होती है, कौन बताना चाहेगा लायबिलिटी क्या होती है? कौन बताना दायित्व, चाहेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, आपकी आवाज सर गई दायित्व। थोड़ी, टेस्ट हो गया, सही, दायित्व हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और कौन बताएगा ये दायित्व? Sir, the लायबिलिटीज state हम of being किसको, responsible for something. स्टेट ऑफ बीइंग, Legally responsible for something. लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बोल सकते हो आप। और कोई, इतने सारे बच्चे थे, कहाँ गए सारे, कितने बच्चे हैं अवेलेबल अभी क्लास में? Liability means when a person has to pay some amount of money or some other things which he has borrowed. बोरोड बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी भी एक्टिविटी की वजह से आपके ऊपर वो चीजें आ गई हैं, पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन आ गई है। जरूरी नहीं कि आपने बोरोइंग किया है, कोई एक्टिविटी भी अगर हो सकता है कि आपने किया तो वो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ गई, लाइक फॉर एग्जांपल पेनाल्टी लग गई आपके ऊपर, तो कुछ गलत Yes, किया होगा तो पेनाल्टी लग गई। हो सकता है कि क्रेडिट परचेज कर लिया है, ठीक है, तो आपके ऊपर वो लग गया, ऑब्लिगेशन आ गया, तो फ्यूचर में रिपेमेंट करने की जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ऑब्लिगेशन आ जाएगी, उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। और कौन बोल रहा था लायबिलिटी के बारे में? किसी और को कुछ बोलना है लायबिलिटी के बारे में? Sir, the amount which we have to pay in future. एकदम सही बोला आपने, अमाउंट विच हैव टू पे इन नियर फ्यूचर। सारी बातों का एक ही क्वेश्चन, मतलब आंसर, सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर। सर फ्यूचर में जो भी आपको पेमेंट करना है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर, सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया। और बताइएगा मेरे को कुछ लाइव अमाउंट, फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। अब जैसा कि आपने बताया, लास्ट जो डेफिनेशन आई है लायबिलिटी के लिए, उसने उन्होंने ये बताया अमाउंट विच हैव टू बी पे इन फ्यूचर, एक ऐसा अमाउंट जो कि फ्यूचर में आपको पे करना है। ठीक है, एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट बोलने का मतलब है कि क्या आपका यहाँ पे अमाउंट डेफिनेट है या नहीं है, डेफिनेट है या नहीं है। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे आपका अमाउंट डेफिनेट है? No, sir. अरे कैसे नहीं डेफिनेट है भाई, बैंक से आप लोन लेके आ रहे हो, वो लायबिलिटी है या नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और आपको क्लियरली ये पता है क्या कि आपको फ्यूचर में कितना पे करना है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, यस है सर। ना? क्लियर है भाई, अगर हम 1 लाख रुपीस का लोन लेके आ रहे हैं बैंक से, तो हमें मालूम है कि फ्यूचर में कितना पे करना है, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमने 50,000 का क्रेडिट परचेज किया तो फ्यूचर में कितना पेमेंट करना है,
50,000. 50,000. 50,000 सबको क्लियर है? मतलब लायबिलिटी के केस में सर हम हर बार अगर आप कोई भी लायबिलिटी देख लो तो उसमें आपको दो चीजें कॉमन मिलेंगी, मतलब उसका अमाउंट भी आपको क्लियर रहता है, उसका अमाउंट एकदम क्लियर रहेगा कि हाँ इतना पैसा जमा करना है, इतना पैसा फ्यूचर में पे करना है, फ्यूचर में पे करना है, क्लियर? इतना पैसा जाएगा, एग्जैक्ट हमें मालूम है, दिमाग में मेरे पास चढ़ा हुआ है कि हाँ एग्जैक्ट इतना ही पैसा जाएगा, ठीक है? बिल्स पेबल की बात कर लो, क्रेडिटर्स की बात कर लो, बैंक लोन की बात कर लो, ठीक है? कोई भी लायबिलिटी अगर आप दिमाग में लेके आओ तो उन दो चीज, मतलब हर लायबिलिटीज में ये चीज आपको, ये दो चीज कॉमन मिलेगी कि अमाउंट आपका बच्चों क्लियर रहेगा, ये क्लीन मत समझिएगा, इसको क्लियर समझिएगा। एक सेकंड को थोड़ा सा सही कर देता हूं। ठीक है, इसको और फ्यूचर में पेमेंट करना इस बात की भी श्योरिटी है, क्लियर? तो बोलते ऐसे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोल देंगे, ऐसे किसी भी अमाउंट को क्या बोल देंगे, लायबिलिटी बोल देंगे। अब बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रोविजन का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है प्रोविजन का? देखिए सुनिएगा, प्रोविजन बच्चों क्या होता है मालूम है कि आप कि फ्यूचर में मेरा पैसा जाएगा, आपको ये तो मालूम है फ्यूचर में पैसा आपका जाएगा, लेकिन आपको अमाउंट का श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको वहां पे अमाउंट का श्योरिटी नहीं है। मैं अमाउंट के लिए क्या लिखूंगा, अनक्लियर, या इसको नॉट क्लियर लिख देता हूं। सबको समझ में आया? सर प्रोविजन के केस में क्या होता है कि अमाउंट का क्लियरिटी नहीं होता है। अब जैसे मुझे नहीं समझ में आया, सपोज कर लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ऐसे एसेट्स में दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे दिखाते हैं? एसेट्स में दिखाते हैं, डेटर से माइनस करके ही है। यस सर। चलिए ये आपका 50,000 का डेटर है, उसमें से ये हमने लेस कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है? 1,000 रुपीज माइनस कर दिया हमने, और फाइनल बैलेंस शीट में डेटर के नाम पे कितना दिख जाएगा? 42,000। क्लियर? अब जरा आइए इन बातों पे हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। इस पे चर्चा क्या करना है सर? तो क्लियर है शुरू से ही। देखिए अब मेरे को ये बताइए कि आपका डेटर कितने का है, आपका डेटर कितने का है बताइए जरा। 50,000. अरे आपने बैलेंस शीट में तो 42 दिखा रखा है, कैसे 50,000 बोल रहे हो आप लोग? बैलेंस शीट में तो आपने 42 दिखा रखा है। फिर से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, डेटर कितना है आपका? 50,000. अरे यार फिर भी आप 50,000 ही बोल रहे हो। चलिए आइए तो मैं बता दूं, आपका करेक्ट आंसर 50,000 ही है, यानी कि आपका डेटर कितने का है सर? 50,000 रुपीज का है। ड्यू टू कंजर्वेटिज्म अप्रोच हमें 42 दिखाना पड़ रहा है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये 52,000 दिखाना पड़ रहा है। अच्छा सर ये प्रोविजन फॉर क्या है ये भी बताइए जरा, हम लोग कर तो देते थे लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या होता है? जैसे नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि नॉर्मल बिजनेसमैन को ये पता होता है कि हमारा डूबने वाला है। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे लोग जिन्होंने हमसे क्रेडिट में परचेस किया है, जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया है। तो डेटर वो पर्सन हो गया जिसको कि हमने क्रेडिट में सेल किया है। अब एक नॉर्मल बिजनेस ये पता हो जाता है, बिजनेस करते करते इतना एक्सपीरियंस लग जाता है कि कितना परसेंट पैसा आपका कितना परसेंट आपका पैसा डूब सकता है। तो इसने एक एस्टिमेट बेसिस पे बताया कि भाई मेरा 8,000 50,000 में से डूब सकता है, ठीक है? ये समथिंग लाइक 16% है, ठीक है? ये समथिंग लाइक आपका 16% है। तो इसको लगता है कि 16% मेरा जो पैसा है वो डूब सकता है, ठीक है? डूबा नहीं है बच्चों, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, डूब सकता है, डी है। तो इसलिए हमने क्या बना लिया, प्रोविजन। अब मेरे को ये बताइए कि सामने से अगर डेटर आ रहा है 50,000 पैसा देने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं 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 सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो,
आप 50,000 क्यों दे रहे हो? आप तो 42,000 दीजिए। देखिए हमने आपको 42,000 समझा भी है, हमने तो आपको 42,000 दिखाया भी है, तो क्या हम उससे 42,000 लेंगे या 50,000 लेंगे? बताइए जरा। 50,000 सर 50,000 50,000 चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया, बहुत समझदार है यार आप लोग। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि सर 50,000 लेके आ रहा है तो 50,000 लेंगे। ये तो मेरे दिमाग की खिचड़ी है, ये जो 8,000 का नुकसान है ये तो मेरे दिमाग की खिचड़ी है, जो मैंने अपने दिमाग में पका रखी है कि भाई मेरा 8,000 का नुकसान हो जाएगा, हम तो पहले ही से रो रहे हैं। ठीक है, और ये रोना जरूरी भी है, इस तरीके का डर लगना जरूरी भी है, क्योंकि आपको अचानक से झटका ना लग जाए कि पता चला मान लो जी आपका डेटर लाके 45,000 आपको दे रहा है, लगोगे वहीं पे रोने पैर पटक पटक के, 5,000 डूब गया, मेरा 5,000 डूब गया। लेकिन अगर आप पहले से प्रोविजन बना रखोगे, प्रोविजन बना के रखने का मतलब कि आपको मालूम है कि डूबेगा, आपको मालूम है कि डूबेगा, लेकिन कितना डूबेगा ये नहीं मालूम है। बात समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट कितना डूबेगा ये नहीं मालूम, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे 16% बना लिया, लेकिन कितना डूब गया? 5,000 डूब गया, 10% पैसा डूब गया, तो भी आप स्माइल करते हो, लाओ 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाँ हम तो सोचे ही थे इतना डूबेगा लेकिन कम ही डूबा, चलो बहुत बढ़िया, अंदर से खुश होगा। लेकिन डेटर बेचारा परेशान हो जाएगा, यार हमने तो इसका 5,000 डुबा दिया, ये हंस क्यों रहा है? बात समझ में आ रहा है आपको? ये हंस क्यों रहा है? तो इतना इतना बेहतरीन हम लोगों का अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है कि आपका नुकसान होने के बाद भी आप हंसोगे। क्यों? क्योंकि आपने तो ज्यादा का नुकसान सोच रखा था, यहाँ पे अगर आपको कम का नुकसान हो गया तो आप बहुत खुश हो इस बात से। साहब बातें समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर क्लियर? तो देखिए सबको प्रोविजन फॉर यहाँ पे यही होता है कि आपको अमाउंट नहीं क्लियर होगा। जैसे डाउटफुल डेब्ट के केस में क्या हुआ, हमें ये नहीं मालूम पैसा डूबेगा, ये मालूम था कि डूबेगा, ये मालूम था कि डूबेगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी डूबे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी डूबे। आपका डेटर बहुत बढ़िया आदमी है, वो पूरा का पूरा 50,000 ले आके दे सकता है आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं आप जबरदस्ती डुबाओगे, नहीं नहीं नहीं, हमने तो सोचा है डूबेगा, क्यों नहीं डूब रहा है, डुबा देते जल्दी, अपने मन से डुबा दो। अपने मन से नहीं, हो सकता है कि आपका लॉस हो भी, मतलब फ्यूचर में आपको हो सकता है कि पेमेंट करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे पेमेंट करने का मतलब अपने पॉकेट से पैसा दोगे, पैसा नहीं मिलना भी तो पैसे का जाना हुआ, पैसा नहीं मिलना भी तो पैसे का जाना हुआ। जैसे मान लो 50 में से 45 ही मिला, 50,000 में से आपको 45,000 ही रिसीव हुआ, तो इसका मतलब आपका 5,000 चला गया, बोल सकते हो ना? तो 5,000 चला गया। क्लियर? पैसा नहीं मिलना भी तो आपका पैसा जाना हुआ। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा प्रोविजन। तो प्रोविजन में क्या होता है कि सर पैसा जाएगा फ्यूचर में, ये तो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन कितना जाएगा ये नहीं मालूम है। तो हम लोग इसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। सर अगर अमाउंट क्लियर हो गया तो, अमाउंट अगर क्लियर हो गया तो ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लायबिलिटी बन जाएगा। सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, इसका एक एग्जाम्पल दे दे। तो इसका एक एग्जाम्पल देंगे वर्कमैन, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हम उसको एज अ प्रोविजन ट्रीट कर रहे हैं तो पहले अगर आप देखो तो रिजर्व, अब उसकी जो लायबिलिटी है वो क्लियर हो जाए कि भाई वर्कर्स का इतना क्लेम आने वाला है, तो एंट्री क्या करते थे? डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। याद आ रहा है आपको? क्लेम का मतलब ये लायबिलिटी क्लियर हो गई, अब आपको फ्यूचर में इतना ही देना है, तो अब आप इसको लायबिलिटी दिखाते थे। अब आप इसको बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखेशन क्लेम कि अब आप जो क्लेम है वो श्योर हो गई। पहले आपका श्योर नहीं है क्लेम कि भाई होगा या नहीं होगा, तो इसलिए आपने प्रोविजन टाइप का कुछ बना लिया जिसको हम रिजर्व बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बोला तो गया है रिजर्व के जैसा, लेकिन आप इसको प्रोविजन करके समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। क्या हो जाएगा? प्रोविजन से लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर फ्यूचर में अमाउंट क्लियर नहीं है कि कितना हो बोलेंगे, इस यहाँ पे इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसको प्रोविजन देंगे। ठीक है, बात समझ में आया आपको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन को आप लोग लॉस ऑफ एसेट्स की नजर से तो देख रहे हो, लेकिन मैंने दूसरा व्यू भी बताया था आपको, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आप डेप्रिसिएशन के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वो आप बेसिकली क्या करना चाहते हो? फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो।
तो आपने अपने दिमाग में अमाउंट बना लिया कि आपका जो नया वाला एसेट्स है वो इतने रुपए में बिकेगा, सॉरी इतने रुपए में आपको खरीदने को मिलेगा। तो आप वहां पे प्रोविजन पे पैसा इकट्ठा कर रहे हो कि फ्यूचर में हमें इतना देना पड़ सकता है, ठीक है। हर साल प्रॉफिट में से उतना निकाल के वहां पे जमा कर रहे हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आएगी तो आप बताओगे एक बार कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये जो ऐसा आपने बोला ये क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ऐसा बताओगे, क्लियर नहीं होता है तो मैंने क्या बोला कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, बेसिकली कहीं ना कहीं हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना नया वाला एसेट्स खरीदने के लिए जब कुछ बेकार हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं तो वहां पे भी आपका जैसे कि हम लोग एक प्रोविजनल बेसिस पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि इतना ही पैसा लगेगा, इतने में ही नया वाला एसेट्स आएगा, तो हमने एक प्रोविजनल बेसिस पे बना लिया, तो इसके लिए हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। क्लियर? एक जजमेंट बेसिस पे, एक एनालिटिकल बेसिस पे बनाया, एक एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाया कि भाई इतना पैसा लग सकता है, ठीक है। और जितने भी प्रोविजन होते हैं बच्चों, जितने भी प्रोविजन होते हैं आपके, जितने भी प्रोविजन होते हैं आपके एस्टिमेटेड बेसिस पे ही होते हैं। क्लियर? और मैं कुछ बात और आपको जनरल नॉलेज के लिए कि आपके इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बोलेंगे पता है तो क्या पूरा डूब जाएगा, मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रैक्टर पूरा डूब जाएगा, 100% का प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन बनाने का मतलब कि खर्चा ज्यादा दिखा देंगे, और खर्चा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कमाएगी तो भैया टैक्स बचा लोगे। तो वहां पे प्रोविजन को मना कर दिया गया है। तुम्हारा कुछ चुनिंदा प्रोविजन वहां पे माने जाते हैं, कुछ चुनिंदा बिजनेस के लिए, लेकिन बाकी ऐसा प्रोविजन वहां पे माना नहीं जाता है। मेरी बात समझ में आई सबको? तो ये बस जनरल नॉलेज के लिए, आपके ऐसे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है भाई इसमें। टैक्स में प्रोविजन का क्या ट्रीटमेंट होता है, टैक्स में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर? चलिए, क्या प्रोविजन सर समझ में आ गया। अब बात कर ले रिजर्व की, अब बात कर ले रिजर्व की, ठीक है। अब रिजर्व में क्या होगा बच्चों, फ्यूचर में पेमेंट होगा या नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं है, फ्यूचर में पेमेंट होगा या नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं है, और अमाउंट कितना लगेगा तो क्लियरिटी है ही नहीं। पहले तो ये पता चल जाए कि फ्यूचर में पेमेंट होना है या नहीं होना है, अगर पेमेंट होना है तो कितना होना है ये पता चल जाए ना। यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट डेफिनेट है, ही आपका अमाउंट डेफिनेट है, तो इसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, रिजर्व बनाते हैं। हमने क्या बना लिया, हमने रिजर्व बना लिया। क्लियर? अब रिजर्व क्या होता है बच्चों, अपने बुरे वक्त के लिए बनाते हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए बनाते हैं, अनसर्टेनिटीज के लिए। मतलब हम लोग बोले ना कि फ्यूचर हमारा डार्क है, फ्यूचर डार्क है मतलब कि कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ये पैसा कहीं भी जा सकता है, कुछ डेफिनेट नहीं है, कुछ डेफिनेट पे जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या बना दिए, रिजर्व बना दिए, और ये हो सकता है अमाउंट भी क्लियर नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, इसके लिए रिजर्व बना रहे हैं। सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. तीनों में डिफरेंस समझ में आया सबको? बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। Yes, sir. क्लियर? चलिए, बहुत ही Yes, बढ़िया। अब एक पॉइंट और बता दें आपको, तो ये तीनों चीजें तो आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट होता है कंटीजेंसी, सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? For contingency reserve. कॉन्टीजेंसीज, हाँ, रिजर्व भी बुक। कॉन्टीजेंसीज क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी करके आपने सुना होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी करके आपने सुना हो। यस सर। कोई बताना चाहेगा क्या होता है? यस सर। सर जैसे कोई भी केस हमारा हाई, हाँ बताइए। सर सर जैसे किसी इवेंट से किसी इवेंट से जनरेट हुआ लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। अच्छा ठीक है, और कौन बता रहा था, जो सबसे पहले बता रहे थे? सर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस नहीं बोलोगे आप इसको। और कौन बताएगा? और दो बच्चे बता रहे थे, कुछ ट्राई कर रहे थे, और भी बाकी सारे लोग पार्टिसिपेट करिए। यस सर। सर जैसे कोई हमारा केस चल रहा है जिसे हमें अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, उसको सर हम कंटीजेंट लायबिलिटी मानेंगे कि हाँ रिसीव भी हो सकता है, नहीं रिसीव भी हो सकता। हाँ सही बोला आपने, रिसीव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ आपको, मैं अगर आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि सर
अगर आपका दोनों अमाउंट और फ्यूचर दोनों किसी अनकंट्रोल्ड इवेंट पे अगर डिपेंड करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? अनकंट्रोल्ड इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। सपोज कर लीजिए मैंने किसी एक पर्सन से बोला कि चलो इस बार बारिश नहीं होगी तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें कितना दूंगा? 50,000 दूंगा। अब बारिश एक इवेंट हो गया जो कि अनकंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल के तो बाहर है भैया। ऐसा थोड़ी नहीं कि भगवान जी से मेरा कांटेक्ट होता रहता है, बोल दे भैया ऐसा है कि 50,000 जीतना है भगवान जी, 50-50 कर लिया जाएगा और आपको हम ऐसा करिए कि बारिश मत करवाइए। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या ऐसा? नो सर। नो सर, आपके हाथ में नहीं है वो चीज, आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। हाई कोर्ट में सर मेरा केस चल रहा है, अगर सर हम हारे तो हमको पेनाल्टी का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा कंटीजेंसी, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा कंटीजेंसी का। ठीक है, हारना और जीतना मतलब बीच में लटके हुए हो आप, हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। तो ये आपकी लायबिलिटी यानी कि फ्यूचर जो पेमेंट है वो फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? उस अनकंट्रोल इवेंट पे। अमाउंट कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है? इवेंट पे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर? ठीक है सर, अगर मान लेते ये जो इवेंट है वो कंट्रोल हो जाए, ये इवेंट कोई जो है ये मान लेते मेरे कंट्रोल में आ जाए, तो फिर बच्चों ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फिर आप चाहोगे कि आप इसको अवॉइड कर दो। आप क्या करोगे? इसका चाहोगे कि अवॉइड कर दो। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे। जैसे मान लेते हैं कि आपका केस चल रहा है, या मान लेते वो जो बारिश वाला एग्जांपल था, ठीक है, बहुत फनी रहेगा वो एग्जांपल। पर्सन से एक इंसान से मैंने शर्त लगा दिया, चलो बारिश होगा, बारिश होने पे मैं तुम्हें कितना दूंगा? 50,000 रुपीज दूंगा। क्लियर? तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए कौन सा लायबिलिटी है बताइए? कंटीजेंट लायबिलिटी है। मतलब ये लायबिलिटी आपकी होगी या नहीं होगी इस पे कोई ऐसा श्योरिटी नहीं है, ये एक इवेंट पे डिपेंड करता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई। अच्छा, तो मैं इस लायबिलिटी के लिए क्या कर रहा हूं? रिजर्व बनाना चाहता हूं। एक तो ये लायबिलिटी कैसी है ये पता चल गया। अब देखिए अमाउंट भी है, अमाउंट आपका क्लियर है। देखिए इसमें आप बोल सकते हो कि अमाउंट क्लियर भी हो सकता है, ठीक है, अमाउंट क्लियर है, लेकिन आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है नहीं करना है ये आपका डाउटफुल है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक चीज ये देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे क्लियर रखिएगा। एक चीज मैं भी आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा, आपको। ये हो सकता है आपका क्लियर भी हो, मतलब अमाउंट आपको पता भी हो, और हो सकता है कि अमाउंट ना भी पता हो। ठीक है, तो भी क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, चलिए आइए। तो मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है एक रिजर्व बना लेते हैं, रिजर्व बना लेते हैं। ठीक है, हमने रिजर्व बना लिया। क्लियर? बात समझ में आ गया? हमने क्या कर लिया? रिजर्व बना लिया। इस बेसिस यहाँ पे हमको अमाउंट क्लियर है, 50,000 का रिजर्व बनाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? अमाउंट हमें क्लियर है, इसलिए 50,000 का हमने रिजर्व बना लिया कि लेना पड़ सकता है। चलो ठीक है, अपना सेफ रखते हैं, 50,000 बना के चलते हैं। तो मैंने क्या किया? रिजर्व बना लिया, क्योंकि अमाउंट क्लियर है, लेकिन फ्यूचर में पेमेंट होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं है। ये तो एक क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या बनाया? रिजर्व बनाया। क्लियर? चलिए, और मैंने आपको जस्ट बता रहा हूँ आपको। कैसे? मान लेते हैं कि बादल आने लगा आसमान, ठीक है, आसमान में क्या होने लगे? ढेर सारे बादल आने लगे आसमान में, अब ढेर सारे बादल आने लगे। रिजर्व क्या हो जाएगा? अब ये जो रिजर्व है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपकी लायबिलिटी हो रहा है, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं हुआ, तो मैं इसको प्रोविजन करता हूं। मैं इसको क्या बोलूंगा? प्रोविजन कि भैया आपकी ये जो लायबिलिटी है, ये जो रिजर्व है, ये प्रोविजन कि फ्यूचर में अब लग रहा है कि पेमेंट करना पड़ सकता है।
अब मैं इसको अपना लॉस, और जैसे ही बारिश हो गई तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे ही बारिश हुई ये तुरंत क्या लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? Yes, sir. जैसे वो रिजर्व बना, प्रोविजन बना, और एक्चुअल मेरी बारिश होने के बाद वो लायबिलिटी बन गई। तो कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे लायबिलिटी बन आया? ठीक है, जैसे ही बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, हमको यहाँ पे पैसा देना पड़ 30,000 अब मेरे को देना है, तो वो लायबिलिटी आपकी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है, फटाफट से ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। इट इज क्रिएटेड टू मीट द नॉन लायबिलिटी, टू मीट द नॉन लायबिलिटी, कि आपको मालूम है कि लायबिलिटी अकर होने वाली है, आपको मालूम है कि फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो भैया चलो प्रोविजन क्रिएट कर लो। लेकिन जहां पे आपको लायबिलिटी क्लियर नहीं है, जहां पे आपको लायबिलिटी क्लियर नहीं है, तो वहां पे आप क्या बनाओगे? बनाओगे। क्लियर है सबको? ठीक है, नेचर क्या होता है भाई? नेचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और जो एप्रोप्रिएशन का नेचर होता है वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। सॉरी, रिजर्व का जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। ये सब एमसीक्यू कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इट इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक लायबिलिटी, बनाया प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो इसका मतलब वो प्रोविजन सिर्फ बैड डेट के लिए ही बने होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन जो बनाया है हमने सिर्फ बैड डेट के लॉस के लिए ही बनेगा, या बैड डेट की अगर लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसी के लिए बनेगा। डेप्रिसिएशन वाला प्रोविजन तो वो सिर्फ आपके रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के लिए यूज होगा। तो ये क्या होती है? बेसिकली आपकी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाते हैं, मतलब ना लो है। और अगर आप रिजर्व बना के चलोगे तो फ्यूचर में अगर मान लो कुछ डार्क फ्यूचर आता है मेरे पास में, जैसे अगर मान लेते थर्ड वेव आ गया, कोरोना का थर्ड वेव आ गया और हम रिजर्व बना के रखे हुए हैं, तो फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, वो हमारी पोजीशन को बना के रखेगा, हम गिरेंगे नहीं बाकी लोगों की तरह, क्योंकि मेरे पास रिजर्व बना हुआ है। क्लियर? अब आइए अगला पढ़ते हैं, मोड ऑफ क्रिएशन। भाई कैसे बनाओगे? तो डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि हमने वहां पे देखा था, डेबिटिंग दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये कैसे बनाओगे? रिजर्व कैसे बनाओगे? बाय क्रिएटिंग द डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप अकाउंट। बात समझ में आया सबको? क्लियर? Yes, sir. हेलो, हाँ Yes, बोलते sir. रहा Yes, है sir. अवेलेबल। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या लिखता है कि यूज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जब अगर हम ओनर्स को बांटते हैं कंपनी के केस में, तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट का शेयर ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो इसका पूछने का मतलब है कि क्या हम लोग कौन से वाले पैसे से ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? पहली बात तो आप प्रोविजन को एकदम नहीं छू सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक लायबिलिटी है, जिस काम के लिए यूज होगी उसी काम के लिए क्या होगी? इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे आप उसको ओनर्स को तो बांटने का सोच भी नहीं सकते हो, नहीं तो वही पिटाई होने लगेगा। ऊपर हम 4 लाख उठा के वो जा रहा था धीरे से, तो क्रेडिटर आ गया, लैंडलॉर्ड आ गया, आपका एम्प्लॉय आ गया, और बाकी जितने एक्सपेंस वाले थे सब आ गए उसको पीटने के लिए। तो यहाँ पे पिटाई हो जाएगी अगर आप इसको लेके जाओगे। लेकिन आप रिजर्व को बांटने के लिए इस्तेमाल कर हो। क्लियर है सबको? आप रिजर्व्स को बांटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज कंपलसरी। जैसे कि चार्जेस क्या होते हैं, जितने भी चार्ज वाले आइटम होते हैं वो सब आपके कंपलसरी होते हैं। इवन आपको अगर प्रॉफिट नहीं भी है तो भी बनाना पड़ेगा। जैसे वो 2.5 लाख वाला जो हम लोग पेमेंट देखे थे, वो हम लोग देखे थे कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता है, आपका बिजनेस नहीं भी हुआ, तो भी आपको घर से लाके उसको देना पड़ेगा। तो प्रोविजन के साथ में भी सेम केस है कि अगर प्रोविजन है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इवन आपको पैसा घर से भी लाना क्यों ना पड़े। लेकिन जो आपके रिजर्व होते हैं बच्चों, आपका प्योरली डिपेंड करेगा किस पे? प्रॉफिट पे। तो क्या लिखता है? क्रिएशन ऑफ रिजर्व डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो रिजर्व बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। क्या लिखता है कि आपका जो रिजर्व है वो तभी बनेगा जब आपके पास क्या हो जाए बच्चों? प्रॉफिट होगा।
मेरी बात सबको समझ में आई क्या? सारे Yes, sir. clear? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर में ही पूछा हुआ है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो पूछा है कि बोनस शेयर इशू करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए आप फॉलोइंग में से कौन सा अमाउंट यूज कर सकते हो? ठीक, नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, Yes, sir. और आपको फिर जनरल रिजर्व भी दिया है। General तो आप reserve. बताइए क्या General reserve. जनरल रिजर्व क्लियर? अब बोनस कोई बताना चाहेगा? बोनस शेयर क्या होता है, वो कोई बताना चाहेगा? कोई सर ट्राई जैसे तो शेयर हम, करो। यस सर, हाँ बताइए। यस सर। सर बोनस शेयर होता है सर, जैसे कोई शेयर हमारा परचेज किया तो सर अगर 5 शेयर परचेज किया तो उसके साथ हम 1 शेयर से बोनस दे रहे हैं, मतलब उसका पैसा मुझसे नहीं ले रहे हैं। एकदम सही बोला आपने, लेकिन वो परचेज करते वक्त नहीं देते हैं। परचेज जब वो कर लेगा, मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा, मेंबर, तो फ्यूचर में हम लोग बांटते हैं। लेकिन बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। ठीक है, एकदम सही बताया इन्होंने कि जैसे कि जो मेरे मेंबर्स होते हैं, जो मेरे शेयर है, हम उनको क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे हम लोगों ने शेयर्स जब इशू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का दिल बहुत बड़ा है? कुछ नहीं, कंपनी का दिल बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है कुछ भी। देखिए होता क्या है, अगर हम प्रॉफिट देंगे, तो गवर्नमेंट तुरंत देख लेगी कि ओहो प्रॉफिट बांट रहे हो, चलो टैक्स लगा देगी, आपके ऊपर भी लगाएगी और जो शेयर ऊपर भी। एक टैक्स होता है डिविडेंड, ये डिविडेंड कलेक्शन टैक्स होता है, ठीक है, डिविडेंड ट्रांसफर टैक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, डीडीटी बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सॉरी डीडीटी, वो अभी हट गया है। तो ये ऐसा करके टैक्स लगा देते हैं कि भैया तुम प्रॉफिट बांट रहे हो, प्रॉफिट पे तो टैक्स लगाएंगे हम लोग, कंपनी पे भी टैक्स लगाएगी, ओनर पे भी लगाएगी जो डिविडेंड होल्डर है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि प्रॉफिट बांटना थोड़ा सा कष्टदायक है कंपनी के लिए भी और मेंबर के लिए भी, तो उन्होंने क्या बोला कि चलो हम प्रॉफिट तुमको नहीं देंगे, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे क्या दे देंगे तुमको, फ्री में शेयर दे देंगे। अगर तुमको हम 50 रुपया प्रॉफिट दे रहे थे, 50 रुपया टोटल प्रॉफिट दे रहे थे, तो इससे अच्छा क्या है कि 50 रुपए का बोनस शेयर दे दो, किसी को शक भी नहीं होगा और इनकम टैक्स वाले पीछे भी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए लोग क्या करने लगे, बोनस शेयर इशू करने लगे। तो बोनस शेयर बेसिकली कुछ और नहीं है बच्चों, वो प्रॉफिट का एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको कि आप डिविडेंड के रूप में नहीं दे रहे हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, टैक्स के इम्प्लीकेशन से बचने के लिए, बस आप प्रॉफिट को एक तरीके से बांट रहे हो। तो प्रॉफिट बांटने के लिए जैसे हमने पढ़ा, तो क्या यूज करते हैं, रिजर्व यूज करते हैं, प्रोविजन आपका यूज नहीं होता है प्रॉफिट बांटने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट आपका चेक करेगा वो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ऐसे आप आंसर कर ले जाओगे, ठीक है, ऐसे कई ढेर सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर ले जाओगे। सब सारे बच्चे, Yes, sir. सबकी आवाज नहीं आ रही, एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या, एक ही बच्ची पढ़ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। आप लोग अपना कुछ ना कुछ ऐसा करते रह रहे, मुझे लगे कि यहाँ पे तो मुझे लगेगा ओ मैं अकेले ही बोलने जा रहा हूँ। अगला पॉइंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी क्वेश्चन आया है। एक तो होता है आपका रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फिर एक होता है सीक्रेट रिजर्व, जिसको कि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है बच्चों, आपको प्रॉफिट जो होता है दो तरीके का होता है, आपको बच्चों वो दो तरीके का होता है। एक तो जो आपके नॉर्मल बिजनेस से होता है, जैसे कि आप सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, उसके बीच का डिफरेंस जो हो गया
आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस जो होगा हमें उसको प्रॉफिट बोल देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आपको कैपिटल ट्रांजेक्शन की वजह से होता है। कैपिटल ट्रांजेक्शन या बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या बोल सकते हो कि एबनॉर्मल बोल दो उसको। अगर एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन की वजह से आपको कुछ होता है प्रॉफिट, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको तो गेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ठीक है, हाँ कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हैं, आप इसको इनकम बोल दीजिए, पार्ट प्रॉफिट ऐसा कैसे होगा। ठीक है, तो इनकम, इनकम आपका दो तरीके का होगा, एक तो नॉर्मल बिजनेस से अगर आप करो, नॉर्मल बिजनेस से करो, या अगर एक एबनॉर्मल बिजनेस से करो। एबनॉर्मल मतलब जो आप करना नहीं चाहते हो लेकिन हो जा रहा है, जैसे कि एसेट्स बेचना का प्लानिंग नहीं है लेकिन आप एसेट्स बेच ले रहे हो उससे, ऐसे करके। नॉर्मल बिजनेस से अगर आप करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, नॉर्मल बिजनेस से अगर आप करते हो तो प्रॉफिट होगा, आप करते हो आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो जो नॉर्मल बिजनेस से आपने रिजर्व बनाया, ऐसे रिजर्व बोलते हैं। ऐसे रिजर्व को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। और जो ऐसे प्रॉफिट से बनाया, जो हम लोग बोलते हैं कभी होने वाला है, कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व क्यों बोल रहे हैं, कुछ और नाम भी तो बोलते थे बच्चों। इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आया। ऐसे प्रॉफिट को आप कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हो, और कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बनाते हो तो कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे देखते बोल रहा है, सबसे बोल रहा है कैपिटल प्रॉफिट से। बात समझ में आया। अब सर कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिले, या अगर हम बिल्डिंग बेच रहे, खरीद रहे, या फिर आप ये एसेट्स हो रहे हैं, तो इन सब, अच्छा एक सेकेंड, ये इन सब पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा, सॉरी, ये इन सब पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। कहां कहां यूटिलाइज होगा, अगर आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो कैपिटल आइटम पे वो यूटिलाइज। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स यूज कर रहे हो, तो अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको एसेट्स बेचने पे कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को भी आप यहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो। तो जितने भी कैपिटल नेचर का इस रिजर्व से यूज कर सकते हो। अब सर कैपिटल प्रॉफिट कैसे बनेगा ये तो बता दो। जैसे कि मान लेते हैं बिल्डिंग बेचने से आपको प्रॉफिट हो गया, अगर आप लायबिलिटीज अपनी क्लियर किए तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट हो गया। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, ये भी आपका क्या है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो इससे आपका क्या क्रिएट होगा, कैपिटल रिजर्व। याद आया आपको, भी आप एंट्री करते थे तो लास्ट में जो कैपिटल शेयर फॉर फ्यूचर में जो बैलेंस बचता था वो कहां भेजते थे आप, कैपिटल रिजर्व में भेजते थे। याद आ रहा है आपको, यस सर। Yes, sir. ठीक है। बेसिकली वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया था, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल रिजर्व में गया था। ठीक है, आगे आते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। जैसे कि हमने देखा, अब रेवेन्यू प्रॉफिट से दो तरीके का बनेगा, एक स्पेसिफिक रिजर्व, जब किस लिए बना रहे हो, किस काम के लिए। जैसे कि मैंने वहां पे देखा था कि भाई बारिश वाला जो हमने शर्त लगाया था, तो उसी पर्पस के लिए बना रहे हैं रिजर्व, रिजर्व हो जाएगा। और जनरल रिजर्व मतलब कि कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अगर फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटीज होती है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए कि स्पेशली यूटिलाइज फॉर विच इट वॉज क्रिएटेड। जैसे कि प्रोविजन होता है उसी तरीके का है। प्रोविजन भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन वहां पे श्योर है कि आपको फ्यूचर में पेमेंट करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको पेमेंट ना भी करना पड़े। ठीक है, आपने रिजर्व बना लिया। प्रोविजन और रिजर्व में दोनों में डिफरेंस था, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको। कि यहाँ पे तो आपका पेमेंट श्योर, लेकिन यहाँ पे आपका श्योर नहीं है कि आपको करना है, इसलिए हम लोगों का प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब कि अगर आपका पेमेंट श्योर नहीं है कि आपको करना ही करना है, इसलिए हम लोगों का बादल वाला जो एग्जांपल मिल गया, तो अब मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, चलो चलो प्रोविजन बना लिया उसका कि पेमेंट करना पड़ सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोविजन बना दिया था। फिर जनरल रिजर्व का मतलब क्या हो गया बच्चों, कैन बी यूटिलाइज फॉर मल्टीपल नीड्स इन फ्यूचर। इसका यूटिलाइजेशन किस लिए होगा, जो जिस काम के लिए हमने बनाया है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन
कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए और भी क्या बोलते हैं इसको प्यार से, फ्री रिजर्व, प्यार से क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व ही बोलते हैं, मतलब फ्री है, जहां मन वहां ले जाओ, जहां मन वो कर लो, ठीक है। तो आप यूज कर भी पर्पज कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है, सीक्रेट रिजर्व। अब सीक्रेट रिजर्व के बारे में आपसे अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि बचपन रिजर्व का बनाया हुआ है। अच्छा, सीक्रेट रिजर्व का मतलब, अब सीक्रेट रिजर्व बोल सकते हो कि जैसे हम लोगों को अपने पेरेंट्स से जब पैसे मिलते थे बाहर से कुछ सामान लाने के लिए, भले हमने सामान खरीदा 50 रुपए का, लेकिन पेरेंट्स से क्या बोलते थे कि हमने तो 80 का सामान लाया, बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, ये जो सामान है 80 रुपीज का मिला है। उनको क्या मालूम कि ये 30 रुपए का सीक्रेट रिजर्व बन गया, ये क्या बन गया, सीक्रेट रिजर्व बन गया। बात समझ में आ रहा है? पेरेंट्स से हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि, यस सर। Yes, sir. है ना भाई, 50 का सामान हम लोग 80 में लेके आते थे, तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, एक्सपेंडिचर क्या किया, बढ़ा दिया। और दूसरा क्या, घर पे बुआ जी आई थी, उन्होंने 100 रुपीज मुझे को दिया, लेकिन मैंने अपने मम्मी से कितना बोला, अपने पेरेंट्स से कितना बोला कि मुझे तो सिर्फ 50 रुपए ही दिए, सिर्फ 50 रुपए ही दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने अपना इनकम डिक्रीज कर दिया। तो आपका जो सीक्रेट रिजर्व होता है बच्चों, वो दो तरीके से बनता है, या तो आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, और दूसरा क्या, अपने इनकम को घटा दीजिए। तो इस तरीके से आपका सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं इससे रिलेटेड, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट इसको एकदम मना करता है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि किसी भी कंपनी को रिजर्व बनाने का इजाजत नहीं है, किसी भी कंपनी को सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का इजाजत नहीं है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो, कैसे बनाओगे आप, एक तो आप अपने, दूसरा अपने इनकम को आप घटाओगे, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के साथ विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, अपनी प्रॉफिट को कम दिखा रहे हो, ठीक है, जो कि सामने वाले पर्सन में गलत इंपैक्ट डालेगा। सामने वाला जो स्टेक होल्डर है, सामने वाला जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा, उस पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, इससे इससे आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं निकल के आएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट जो है पूरा का पूरा मना किया है कि आपको सीक्रेट रिजर्व नहीं बनाना है। बाकी अगर आप पार्टनरशिप हो तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आई? मैंने क्या बोला अभी सीक्रेट रिजर्व के लिए कि सर बनाते कैसे हैं, दो तरीके से, या तो एक्सपेंस बढ़ा दो या तो इनकम घटा दो, दो तरीके से बनेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट प्रॉपर एकदम मना किया है कि किसी भी कंपनी को सीक्रेट का जरा सा भी इजाजत नहीं है। अगर हम लोग पा गए कि आप लोग सीक्रेट रिजर्व बना रहे हो तो बहुत तगड़ा वाला पेनाल्टी लगाएंगे आपके ऊपर, बहुत तगड़ा वाला पेनाल्टी लगाएंगे। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं, जितने लोग हैं, वो लोग बना सकते हैं सीक्रेट रिजर्व। क्लियर? यस सर। चलिए क्या लिखा है, क्रिएटेड बाय शोइंग एक्सेस डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, ओवर वैल्यूइंग लायबिलिटीज। देखिए ये सब चीजें करके आप क्या कर सकते हो, अपनी भी सीक्रेट रिजर्व इतनी, तो बेसिकली अगर आप देखिए तो आप अपने एक्सपेंसेस को ही इंक्रीज कर रहे हो, अपने एक्सपेंसेस को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, जनरली क्रिएटेड बाय बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जनरली बनाती है ताकि तो क्या हो, फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उसके लिए लोग बचे रहे। क्लियर? बात समझ में आया सबको? यस सर। अब बात कर लेते हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग आपका कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व के बारे में। कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व के बारे में कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इनहेरेंट मीनिंग क्या है इसका। इनहेरेंट मीनिंग का मतलब मीनिंग, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। ये जो है ये रेवेन्यू रिजर्व लिखा होगा इधर, और इधर आपका कैपिटल। तो रेवेन्यू रिजर्व कैसे बनाते हैं बच्चों, जो आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है उससे तो बनाते हो, जो भी उससे प्रॉफिट होगा उससे बनाओगे। लेकिन आप नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से जितने भी प्रॉफिट होंगे उससे आपका क्या बनता है, कैपिटल, जिसको कि हम लोग एब नॉर्मल एक्टिविटी भी बोल रहे हैं, एब नॉर्मल आइटम भी बोल रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? क्रिएशन समझ में आया? बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। री इन्वेस्टिंग सोर्स फॉर द बिजनेस। अब आप इसको क्या कर सकते हो, बिजनेस में ही, अपने बिजनेस में ही इसको लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसको अपने बिजनेस में ही क्या कर सकते, कैपिटल रिजर्व को। ये इधर जितने भी हैं, ये जितने भी सब रेवेन्यू रिजर्व है, और इधर वाले कैपिटल रिजर्व।
तो आप क्या कर सकते हो, मान लो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज नहीं आई तो आप क्या कर सकते हो, इसको अपने पास ही लगा सकते हो, अपने में यूज कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा क्लास 11, याद आया चैप्टर बिजनेस में, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस यस वाले सर। चैप्टर में भी हो सकता है पढ़ोगे आप। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में आपने देखा होगा शेयर से पैसे लेते हैं, डिबेंचर्स में भी पैसे लेते हैं, और एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग याद आ रहा है? रिटेन्ड अर्निंग Yes, बेसिकली sir. और कुछ नहीं है, वो रेवेन्यू रिजर्व है। तो रिटेन्ड अर्निंग भी आपका सोर्स ऑफ फंड होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। मतलब ये पैसा भी आप क्या कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, री इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली, रिटेन करना मतलब कि रिटेन करके रख लेना, ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो अगर आप रिटेन करके रखते हो मतलब बिजनेस में सेव करके रख रहे हो, आपने ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ऐसे अर्निंग को रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे। अब ये जो कैपिटल रिजर्व है ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा, तो एक्ट एज अ प्रोविजन फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज लाइक इन्फ्लेशन, इनस्टेबिलिटी, इन सब चीजों के लिए आप इन सबको क्रिएट कर सकते हो। ऑल्दो जितने भी कैपिटल नेचर वाले होते हैं उन सब जगह पे ये अप्लाई होता है, बहुत सारा यहाँ पे रीजन नहीं भी लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा जितने भी कैपिटल पर्पस होते हैं उसके लिए आप कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी को लगता है तो वो लोग चाहे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट है। बात समझ में आ रहा है? रेवेन्यू रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन कैपिटल रिजर्व को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, याद रखिएगा। रिजर्व आपका कभी भी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये किस लिए बनाया गया है, कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया है, और कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया है तो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए ही, कैपिटल नेचर के फ्यूचर लॉसेस के लिए ही बना यूज होगा, ठीक है। आप इसको प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। Yes, sir. सभी लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए किसी को कोई डाउट आएगा तो बताएंगे। अगला पॉइंट है टर्म इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। इज शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, इसका जो यूज है आप इसका शॉर्ट पर्पस या मीडियम टर्म के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर? लेकिन ये जो है ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होगा, सीधी सी बात है ये, क्योंकि कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से बना है, जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए यूज होगा, कैपिटल ट्रांजेक्शंस, तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए और मिड टर्म पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगला पॉइंट चलते हैं, मॉनेटरी वैल्यू कैन ऑलवेज बी रिसीव्ड इन दी मॉनेटरी वैल्यू। ये जो है हमेशा आपको मॉनेटरी टर्म ये रिसीव होगा, जरूरी नहीं है कि आपको मॉनेटरी टर्म्स में रिसीव हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको मॉनेटरी हो। जस्ट एग्जांपल बता दीजिए, एग्जांपल बता दीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए आपकी लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी है 50,000 रुपीज, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, आपकी लायबिलिटी है 50,000 रुपीज, ठीक है, क्लियर हो गई 40,000 रुपीज को पे करके, 40,000 पे करते ही आपकी लायबिलिटी क्लियर हो गई। तो इसका मतलब 10,000 रुपया क्या हो गया, 10,000 क्या है ये आपका Reserve. सीक्रेट रिजर्व। अरे सीक्रेट रिजर्व नहीं बोलोगे, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल रिजर्व। ये इसको क्या बोलेंगे, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से क्या बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस समझिए कि कैपिटल प्रॉफिट होगा फिर प्रॉफिट से रिजर्व बनता है, डायरेक्ट रिजर्व नहीं क्रिएट होता है, रिजर्व बनता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर जब आपका होता है तो फॉरफीचर जब आप कर लेते हो तो आपका फॉरफीचर में जो बैलेंस बचता है वो बेसिकली प्रॉफिट हो जाता है, तो उस प्रॉफिट को आप कहाँ भेज देते हो, कैपिटल रिजर्व में। तो अब आप ये बताइए, ऐसा थोड़ी ना कि 10,000 रुपये आपको मिल गया, कि 10,000 मिला है क्या आपको, कि लायबिलिटी वाला दे दिया आपको, नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको हमेशा मिले। क्या लिखा है, कैंट ऑलवेज बी रिसीव्ड, कांट ऑलवेज बी रिसीव्ड इन मॉनेटरी, नहीं कि हमेशा आपको मिलेगा ही, ज्यादातर केसेस में मिलता है, ज्यादातर केसेस में मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो हमेशा आपको रिसीव होगा कैश में, रिसीव होगा कैश में, मतलब कि ये बेसिकली क्या है, सेल में से सारे एक्सपेंस
जो प्रॉफिट बचा उसमें से आप बना लीजिए, ये इस वाले प्रॉफिट से बनता है ना, सेल में से सारे एक्सपेंस माइनस करिए, जो प्रॉफिट होगा बचा लीजिए, रिजर्व बना लीजिए। तो ये तो आपका हमेशा कैश में रहेगा, ये तो हमेशा आपका कैश में रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कैश में रहे। क्लियर? अदर पर्पस क्या है? अदर पर्पस मतलब कि कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, लिखा क्या है, अ पोर्शन इज ऑलवेज री इन्वेस्टेड टू द और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो आप इसका क्या कर सकते हो, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो या डिविडेंड के लिए बांट दो, ठीक है। लेकिन इसको क्या लिखता है, कैन ऑल्सो यूज फॉर अ लीगल पर्पस। लीगल पर्पस कहने का मतलब क्या है कि बहुत बार लॉ में बोला जाता है कि आप रिजर्व बनाइए, बहुत बार लॉ में बोला जाता है कि आप रिजर्व बनाइए, जैसे कि आपने सुना होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए कंपनीज एक्ट में स्पेशली प्रोविजन बनाया गया है कि आपको उस प्रोविजन के हिसाब से इतना परसेंट बताया गया है कि एटलीस्ट इतना बनाना ही बनाना है, नहीं बनाओगे तो पेनाल्टी लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। जैसे उसी तरीके से होते हैं एक पॉइंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब लीगल रिजर्व है, वो आपको बनाना ही बनाना है, स्टैच्यूटरी रिजर्व भी जिसको बोलते हैं। तो आप कैपिटल रिजर्व से रिजर्व्स का क्रिएशन कर सकते हो, क्योंकि वो सब कैपिटल नेचर, ठीक है। तो आप इसका क्रिएशन कर सकते हो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, रिटेन्ड अर्निंग है। और इसका एग्जाम्पल है आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे कैपिटल नेचर का आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है जिससे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है क्या सबको? क्लियर? Yes. यस सर। Yes, sir. प्रोविजन और रिजर्व के बारे में देखा, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया। फिर उसके बाद जितने टाइप्स के रिजर्व के बारे में हमने अच्छे समझ लिया, कैसे क्रिएट होता है, क्या उसका यूटिलाइजेशन होता है, प्रोविजन रिजर्व बनाइएगा अपने पास में। श्रेष्ठ ने लास्ट वाले चैप्टर का अपने डेप्रिसिएशन का नोट्स मेरे को शेयर किया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया हुआ था। तो अगर आप लोग भी अपने नोट्स बनाते हो तो एक बार प्लीज मेरे को शेयर भी पता चल जाए कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो, और अगर उसमें कोई चेंज करने का जरूरत तो दिखे मुझे, तो मैं उसको आपको सजेस्ट जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस भी है जिसको कि हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? पहला क्वेश्चन बताइए जरा, Yes, क्या sir. होगा आंसर, बताइए। So see, dividend So see, equal C. सी हो जाएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता क्या है, नाम आ गया है तो बात भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखिए ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होगा। तो ये रिजर्व किस पर्पस के लिए यूज होगा, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। आपको याद होगा, आपने फाइनेंस में पढ़ा क्लास 12 में, ठीक है। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा कि हर वाले चैप्टर में फाइनेंशियल एनालिसिस वाले चैप्टर में हर कंपनी क्या चाहती है कि वो अपना डिविडेंड, कंपनी क्या चाहती है कि उसका डिविडेंड क्या रहे, स्टेबल रहे। बात समझ में आ रहा है? अगर डिविडेंड अच्छा, डिविडेंड का क्या फायदा है, डिविडेंड पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, याद आ रहा है? यस सर। लास्ट टाइम में आपने फाइनेंस में 3 डिसीजन पढ़े होंगे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में होता है ना कई पॉइंट फैक्टर्स कि आपको कितना डिविडेंड बांटना है, कितना रिटेन करके रखना है, जिसमें एक पॉइंट होता है वैल्यू रहेगी डिविडेंड। आप एक ही डिविडेंड आप तो हर साल लगभग 50 रुपए ही डिविडेंड दे रहे हो, 50 45 रुपए लगभग 50 के आसपास ही डिविडेंड दे रहे हो आप। ऐसा नहीं कि दे रहे हो फिर उसके बाद कभी तुरंत दिया, फिर आपके शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, आपकी वैल्यू नीचे हो जाएगी आप, ठीक है। तो हर लोग इक्वल रहे, इसलिए हम लोग आया हुआ है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कि डिविडेंड को इक्वल करके किसी
प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व से पैसा 30 रुपए इसमें और जोड़ेंगे ताकि लगभग ये 50 रुपए का हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपने ये रिजर्व बनाया हुआ है। अगला पॉइंट बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन सा रिजर्व नहीं है? ऑप्शन डी। डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन है, सारे बच्चे एकदम आराम से कर ले रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट तो सब प्रोविजन है ना, बाकी सारे रिजर्व है। ये रिजर्व फॉर एक्सपेंशन मतलब अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस फ्यूचर में एक्सपेंड करेगा तो इसलिए आप रिजर्व बना लीजिए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिविडेंड पॉलिसी में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, उसमें आपने देखा होगा कि जिसमें आप लोग देखते हो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर ग्रोथ अगर आपको दिख रहा है तो अगर फ्यूचर ग्रोथ रिटेन्ड अर्निंग क्या करते हो, ज्यादा बनाते हो या कम बनाते हो? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपका बिजनेस का टेस्ट ले रहा हूँ, बिजनेस का भी टेस्ट ले रहा हूँ। तो रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा बनाएंगे, रिजर्व ज्यादा बनाएंगे, डिविडेंड कम। सीधी सी बात है, अगर आपका फ्यूचर में अगर आपको दिख रहा है कि ग्रोथ है तो आप रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा बनाओगे, रिजर्व ज्यादा बनाओगे। तो ये वही रिजर्व का नतीजा है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए आपने रिजर्व बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब बाकी तीनों आपके रिजर्व है, लास्ट वाला क्या का प्रोविजन होगा का सी हो जाएगा। सर आपका वॉइस ब्रेक करके आ रहा है। आपको ब्रेक कर रहा है क्या? हेलो, Yes, हाँ sir. सर। यस सर, आवाज कट रही है। ओके, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, वैसे भी क्लास खत्म होने वाली है, 2 ही क्वेश्चन और है। ठीक है, सर 1 आवर से Okay. ब्रेक हो रहा था आपका वॉइस। अच्छा, ओके, चलिए, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है। चलिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। थर्ड वाला बताएंगे। सर सी स्पेसिफिक रिजर्व। Specific reserve. अच्छा, सर ए। चलिए, बहुत बढ़िया। सबने क्या बोला, एकदम सही बताया। सर ए होगा। सर ए। क्या होगा? ए होगा। ए होगा सर, जनरल क्या रिजर्व। है? जनरल जनरल रिजर्व किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी पर्पस। देखिए क्या लिखा है, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस बट फॉर मीटिंग फ्यूचर कंटीजेंसीज। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, वो क्वेश्चन आ गया जो मैं बोल रहा था। ए। ए जाएगा, क्लियर? यस सर। चलिए, वो ये सबको करेक्ट, सबको आप लोगों की आवाज मुझे एकदम क्लियर आ रही है। यस सर। सर आपकी हो सकता है आवाज मेरे रुक end से के आ रही। Sir, but आपकी नहीं आ रही है क्लियर। हाँ, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का एरर है थोड़ा सा। चलिए, क्लास अब एंड हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा नेटवर्क रहे तो ही क्लास हम लोग लिया जाए। क्लियर है सबको? 5 पे आते हैं। सर ऑप्शन डी। क्लियर है सबको? डी सर, Yes, sir. डी। सर डी। डी होगा सर। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी और फिर नेक्स्ट वाली क्लास हम लोगों की कल रहेगी जिसमें ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? कल हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करें और खत्म भी कर ले। तो आज का जो करके आप चाहो नोट्स बनाना तो नोट्स जरूर बना लीजिए, और अदरवाइज ये वाला नोट्स भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस नोट को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। किसी का डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकता है
बाकी ग्रुप आपके लिए जिंदाबाद है, एनी टाइम आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे Yes, एंड sir. करते हैं फिर।